हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छे चल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको कवर करा रहे हैं उत्तराखंड और जनरल स्टडीज़। उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एंड जीएस में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइंस, इन सभी पार्ट्स को कवर करा रहे हैं वन बाय वन। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो आज के इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर चैप्टर को सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर का पार्ट 1 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, यानी एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा, आपने जब मेमोरी कार्ड लेते हैं जीबी सुना होगा, एमबी सुना होगा, ठीक है, केबी सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं, मेमोरी के मेज़रमेंट के मेज़रमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो 1 बाइट, ठीक है, तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है। तो 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। ठीक है, फिर उसके बाद 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 केबी, ठीक है, यानी किलो बाइट। फिर उसके बाद 1024 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1 MB, यानी मेगा बाइट। फिर 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB, यानी गीगा बाइट। फिर उसके बाद 1024 GB इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, और उसके बाद 1024 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1 PB, ठीक है, पेटाबाइट। ठीक है, तो ये सब बढ़ती हुई सीरीज़ है मेमोरी की। तो ये इतनी सारी आप आजकल देख रहे होंगे, हार्ड डिस्क जो आती है वो TB में आती है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। अब देखिए 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। अभी यहाँ पर एक और यूनिट यूज़ होती है 4 बिट। ठीक है, 4 बिट। तो 4 बिट को कहते हैं हम निबल। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 4 बिट को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं निबल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। एक बाइट में 8 बिट होती हैं। प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड क्या, ठीक है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होता है और क्या होता है। देखिए आपने जब आप कंप्यूटर देखते हैं, डेस्कटॉप देखते हैं, तो एक बड़ा सा डब्बा लगा रहता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। तो इसमें एक प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर होता है जो सारी प्रोसेसिंग करता है, उसे हम CPU बोलते हैं। तो ये CPU के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, यानी CU। तो प्रोसेसर, जिसको हम CPU भी कहते हैं, तो उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है CU और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड एज सर्किटरी फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्किटरी के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन चली थी कंप्यूटर्स की, वो चली थी 1946 से 59 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब का वो क्या हुआ था? इन्वेंशन हुआ था। सेकंड जनरेशन चली थी 59 से लेके 65 तक। इसमें हमने ट्रांजिस्टर खोजे थे और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। फिर चली थी 65 से लेके 71 तक, ये थर्ड जनरेशन चली। इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC चिप्स होती हैं जो आप ग्रीन कलर्स की देखते हैं ना, वो ये सारी चिप्स का यूज़ का हमने स्टार्ट किया, उसका इन्वेंशन हुआ। फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेके 80 तक चला। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर क्या करा? इन्वेंट किया। 5th जनरेशन जो अभी चल रही है, ये 1980 से चल रही है अभी तक। ठीक है, इसमें हमने AI का डेवलपमेंट किया और ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये ULSI का फुल फॉर्म होता है। तो ये अभी हमारी 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो, ठीक है, आपने लोगो सुना होगा। तो लोगो क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप जो कर्सर देखते हैं, ठीक है, आप जो आप देखते हैं इस टाइप का शेप देखते हैं ना आजकल कर्सर को क्लिक करने के लिए, तो ये पहले इसका शेप ऐसा नहीं था, पहले ये एक टर्टल के फॉर्म में हुआ दिखता था, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये प्रेजेंट टाइम का कर्सर है, पहले से कर्सर ये होता था। तो कर्सर जो होता था ये पहले से टर्टल शेप में होता था। तो इसको अगर हमें इसको मूव कराना है तो हम इसको ये फॉरवर्ड 50 कहेंगे तो आगे को चलेगा, राइट 90 करेंगे तो ये इधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड 50 करेंगे तब ये सामने को चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें इसे मूव करने के लिए कमांड देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो पहले ये टर्टल के फॉर्म में दिखता था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फेजेस ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस के वैलिड क्या हैं, चरण कौन कौन से हैं। ये हैं, सबसे पहले डोरमेंट होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, फिर ट्रिगरिंग होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, यानी निष्क्रिय, प्रचार, ट्रिगर, निष्पादन। ऑप्शन नंबर 3। डोरमेंट में क्या रहता है कि जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा तो पहले एक आइडल कंडीशन में बैठेगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, और वो क्या करेगा, खोजबीन करेगा। फिर उसके बाद वो अपनी क्या करेगा, प्रोपोगेशन यानी प्रचार करेगा, अपनी जैसी फ़ोटोकॉपीज़, यानी जब फोटोकॉपी होती है ना, तो वैसी अपनी अलग अलग मेमोरीज़ में अलग अलग लोकेशंस पे क्या कर लेगा, अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी फर्स्ट में जब डोरमेंट में बैठा रहता है तब वो आइडल बैठे रहता है चुपचाप से, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके किसी मूवमेंट का वेट करेगा कि अगर आप ये मूवमेंट करेंगे या इस फाइल को खोलेंगे तब मैं जाके प्रोपोगेट करूँगा। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे या जो भी उसने ट्रिगरिंग वो कर रखा है मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप बैठे रहेगा। उसके बाद प्रोपोगेशन में अपने आप को फैलाएगा, अपनी जैसी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर में। फिर उसके बाद ट्रिगरिंग में आता है कि जैसे ही आप वो प्रोपोगेशन करेगा यानी फैल जाएगा पूरे कंप्यूटर में, फिर जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो स्टार्ट कर देगा ये सारी कॉपीज़। जैसे सपोज उसने फाइल या इंपॉर्टेंट डेटा या इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए बनाया गया है, तो वो डेटा को चोरी करना स्टार्ट कर देगा और सेंड करना स्टार्ट कर देगा। फिर एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है, जब ये सारा डेटा आपका चोरी कर लेगा तो उसके बाद आपके कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डेटा हैं, उन सबको क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और आपका कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा या ख़राब कर देगा। तो ये सारे क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी कंप्यूटर वायरस का। तो पहले डोरमेंट बैठे रहता है, फिर प्रोपोगेशन, फिर ट्रिगरिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट है, इन IT मीन्स दैट डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, यानी डेटाबेस में जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। इसमें से इन ये टर्मिनोलॉजीज़ में इसमें से किसका मतलब ये होता है, ठीक है, यानी किस टर्मिनोलॉजी का मतलब डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होता है। तो इसमें से जो होता है डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये IT की टर्म है डेटा इंटीग्रेशन या डेटा इंटीग्रिटी। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़, यानी व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया फर्स्ट कंप्यूटर था, तो कौन सा कंप्यूटर था, ये था यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक यह है ऑप्शन नंबर 3। इसे USA में बनाया गया था और यूनिवैक का फुल फॉर्म था, क्या था, ये इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये यूनिवैक का फुल फॉर्म था, इसे USA में बनाया गया था और ये अपने टाइप का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे हम बिजनेस में यूज़ कर सकते थे। What is the name of a memory buffer used to accommodate a speed differential, यानी गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेमोरी बफर का नाम क्या है। देखिए उस मेमोरी बफर का नाम होता है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होता है, ये आपका क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर है, ये आपकी रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है जो आपका स्टोरेज कहलाता है, जहाँ पर आपकी सारी फाइलें
रहती हैं। अब क्या होता है, प्रोसेसर को जब भी कोई देखिए ये बड़ा ऑफिस है, ठीक है। अब रैम क्या कहता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं इन सब की क्या एड्रेस की कौन सी फाइल कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर किस स्टोरेज मतलब किस सेक्टर में किस किस जगह पर रखी है, ये सारा क्या होता है रैम में इकट्ठा रहता है। जब भी प्रोसेसर को वो फाइल चाहिए होती है वो रैम को कॉल करता है, ठीक है, रैम को कॉल करता है, रैम उसका पर्टिकुलर एड्रेस बताता है कि ये फर्स्ट डिस्क के यहाँ पर रखी हुई है, तो प्रोसेसर वहाँ से उस फाइल को उठा लेता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, सपोज़ आपने सर्च कर रखा है उत्तराखंड एसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड एसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप की जो सर्च कर रहे हैं आप रैंडमली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ये क्या कहता है, एक छोटी सी मेमोरी होती है प्रोसेसर और रैम के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। तो ऐसा डेटा, ये बहुत सबसे छोटी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो ये ऐसा डेटा अपने अंदर रखती है जिसका आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं या जिसका आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप डेली आप सर्च करते हैं उत्तराखंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या उत्तराखंड एसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कर रहे हैं। तो आपका क्या होता है, जैसे आप यू करेंगे तो प्रोसेस को पता चल जाएगा कि ये बंदा ये सर्च करने वाला है, ठीक है। तो वो कैश मेमोरी में इस टाइप की इंफॉर्मेशन को पहले से होल्ड करे रखता है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए इसे बफर कहते हैं। बफर मतलब स्टोर करना। तो सपोज़ आपने फिर उस डेटा का यूज़ कम करना स्टार्ट कर दिया है तो वो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और दूसरा डेटा यहाँ पर ऐड कर देगा। तो कैश मेमोरी कहते हैं जो आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है, समझ गए। तो ऐसा डेटा जो आप डेली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। देखिए हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी का मतलब होता है जिसको हम बाहर से ऐड कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, CD रोम, पेन ड्राइव, ये सारे सेकेंडरी उसके अंदर आते हैं। तो प्राइमरी के अंदर आता है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है रैम। इन नेटवर्क्स WEP स्टैंड्स फॉर। WEP का फुल फॉर्म क्या होता है, WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी वायर्ड समतुल्य गोपनीयता, ऑप्शन नंबर 3। ये कब था, ठीक है, तो ये क्या था, एक सिक्योरिटी एल्गोरिथम है। क्या है, सिक्योरिटी एल्गोरिथम है जो वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता था। क्या करता था, वायरलेस नेटवर्क जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता था। ये सिक्योरिटी एल्गोरिथम है WEP। तो लेकिन 2003 में जब इसका एडवांस फॉर्म आ गया WAP, क्या आ गया, WAP नहीं, WPA, क्या आ गया, WPA यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो WPA ने इसे क्या कर लिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है, ये सिक्योरिटी के काम आता है। इन IT टर्मिनोलॉजी द फेलियर ऑफ कर्नल, ठीक है, कर्नेल इज कॉल्ड, यानी IT शब्दावली में कर्नेल की विफलता को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्नेल होता क्या है। देखिए जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं क्या करते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर का केंद्र कह सकते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं इसे, कंप्यूटर का न्यूक्लियस या केंद्र। जब भी आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होगी वो होगा कर्नेल, ठीक है, कर्नेल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। क्या होगा, ये कर्नेल को एक्टिवेट करेगा और ये कर्नेल क्या करेगा, सेंटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को चला रहा है उसको एक्टिवेट करेगा। तो जब भी आप कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है, कर्नेल क्या होता है, कर्नेल क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और ये क्या करता है, चेक करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कर्नेल इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि
इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने पे लोड होता है। तो जब भी कर्नेल काम नहीं करता है, जब ये फेलियर हो जाता है तो इसे क्रैश बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो इसका मतलब जो आपका कर्नेल है वो क्या आ रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, वह एक्टिवेट नहीं हो रखा है। नेक्स्ट है अ डैश इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज़ प्रोसीड, यानी एक संचार करने वाले पक्षों के बीच में एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें से इस किस टर्म को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर ये है कंप्यूटर 1, एक कंप्यूटर ये है कंप्यूटर 2, तो इनके बीच में कम्युनिकेटिंग कैसे होगा, ये एक दूसरे को डेटा कैसे शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे, तो ये सब जानकारी कैसे चलेगा, कैसे कैसे काम होगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन कब दिया जाना है, तो इन सबको काम करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है। तो उसी सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको प्रोटोकॉल से बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स, जो कि कम्युनिकेशन में काम आता है कि कौन सा डेटा कब ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट है द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी चिप्स कहते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सेमीकंडक्टर्स की बनी रहती है। तो और सेमीकंडक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स को बनाने के लिए। आपने ग्रीन ग्रिड टाइप की देखी होगी ना, जिसमें गोल्डन कलर से वो लिखा था, तो इन्हें पीसीबी बोलते हैं, क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो सर्किट होता है वो प्रिंट रहता है। आप गोल्डन कलर के देखते होंगे ना ये इस टाइप में, तो वो आईसी चिप्स होती हैं। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स दैम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या पूल से प्रक्रियाओं को चयन करता है और निष्पादन करने के लिए उन्हें मेमोरी में लोड करता है। तो ये कौन करता है, ये जॉब शेड्यूलर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर का काम क्या होता है, सपोज़ आपके कंप्यूटर में एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर 100 प्रोसेस चल रही हैं, तो जॉब शेड्यूलर का काम होता है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी डिमांडिंग ज़्यादा है उस प्रोसेसर को पिकअप करना और रैम में लाना, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाना, ताकि ये क्या कर दे, प्रोसेसर को बताए कि ये प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, पहले इसको एग्जीक्यूट करो, पहले इस प्रोसेस को ख़त्म करो, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो जॉब शेड्यूलर का काम होता है कि किस प्रोसेस को आगे ले जाना है, किस प्रोसेस को बाद में लाना है। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सुटेबल फॉर, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है, तो ये किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देखिए जो हमारा विंडो होता है ना, विंडो माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हैं, तो इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूज़र ही एक साथ काम कर सकता है, ठीक है। या तो एक या एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, यानी 5, 6, 10 इतने ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 या 200 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लिमिटलेस होता है। इसमें कई सारे एक साथ लिमिटलेस यूज़र्स क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, और उनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, उनका सेपरेट क्या होगा, स्टोरेज होगा, लॉगिन होगा, और उनकी सेपरेट सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर में आपसे पूछी जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।